आसनों का काय विद्युत शक्ति पर अद्भुत प्रभाव। मोटे तौर से आसनों को शारीरिक व्यायाम में ही गिना जाता है। उनसे वे लाभ मिलते हैं जो व्यायाम द्वारा मिलना चाहिए। साधारण कसरतों से जिन भीतर के अंगों का व्यायाम नहीं हो पाता, उनका आसनों द्वारा हो जाता है। ऋषियों ने आसनों को योग साधना में इसलिए प्रमुख स्थान दिया है कि ये स्वास्थ्य रक्षा के लिए अतीव उपयोगी होने के अतिरिक्त मर्मस्थलों में रहने वाली हव्यवहा और कव्यवहा तड़ित शक्ति को क्रियाशील रखते हैं। मर्मस्थल वे हैं जो अतीव कोमल हैं और प्रकृति ने उन्हें इतना सुरक्षित बनाया है कि साधारणतः उन तक बाह्य प्रभाव नहीं पहुंचता। आसनों से इनकी रक्षा होती है। इन मर्मस्थलों की सुरक्षा में यदि किसी प्रकार की बाधा पड़ जाए तो जीवन संकट में पड़ सकता है। ऐसे मर्मस्थान उदर और छाती के भीतर विशेष है। कंठकूप, स्कंद, उच्च, मेरुदंड और ब्रह्मरंध्र से संबंधित 33 मर्मस्थल हैं। इनमें कोई आघात लगाए जाए, रोग विशेष के कारण विकृत आ जाए, रक्ताभिसरण रुक जाए और विष बालुका जमा हो जाए तो देह भीतर ही भीतर घुलने लगती है। बाहर से कोई प्रत्यक्ष या विशेष रोग दिखाई नहीं पड़ता, पर भीतर भीतर देह खोखली हो जाती है। नाड़ी में ज्वर नहीं होता, पर मुंह का कड़वापन, शरीर में रोमांच, भारीपन, उदासी, हड़फुटन, सिर में हल्का सा दर्द, प्यास आदि भीतरी ज्वर जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वैद्य डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते, दवा दारू देते हैं, पर कुछ विशेष लाभ नहीं होता। मर्मस्थलों में चोट पहुंचने से आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। तांत्रिक अभिचारी जब मारण प्रयोग करते हैं तो उनका आक्रमण इन मर्मस्थलों पर ही होता है। हानि, शोक व अपमान आदि की कोई मानसिक चोट लगे तो मर्मस्थल क्षत विक्षत हो जाते हैं और उस व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। मर्मस्थल अशक्त हो जाए तो गठिया, गंज, श्वेतकंठ, पथरी, गुर्दे की शिथिलता, खुश्की, बवासीर जैसे न ठीक होने वाले रोग उपज पड़ते हैं। सिर और धड़ में रहने वाले मर्मस्थलों में हव्यवहा नामक धन पॉजिटिव विद्युत का निवास और हाथ पैरों में कव्यवहा ऋण नेगेटिव विद्युत की विशेषता है। दोनों का संतुलन बिगड़ जाए तो लकवा, अर्धांग, संधिवात जैसे उपद्रव खड़े होते हैं। कई बार मोटे, तगड़े और स्वस्थ दिखाई पड़ने वाले मनुष्य भी ऐसे मंद रोगों से ग्रसित हो जाते हैं जो उनकी शारीरिक अच्छी स्थिति को देखते हुए न होने चाहिए। इन मार्मिक रोगों का कारण मर्मस्थानों की गड़बड़ी है। कारण यह है कि साधारण परिश्रम या कसरतों द्वारा इन मर्मस्थानों का व्यायाम नहीं हो पाता। औषधियों की वहाँ तक पहुँच नहीं होती। शल्यक्रिया या सूची भेद इंजेक्शन भी उनको प्रभावित करने में समर्थ नहीं होते। उस विकट गुत्थी को सुलझाने में केवल योगासन ऐसे तीक्ष्ण अस्त्र हैं जो मर्म शोधन को अपना चमत्कार दिखाते हैं। ऋषियों ने देखा कि अच्छा आहार विहार एवं विश्राम व्यायाम की व्यवस्था रखते हुए भी कई बार अज्ञात सूक्ष्म कारणों से मर्मस्थल विकृत हो जाता है और उनमें रहने वाली हव्यवहा व कव्यवहा तड़ित शक्ति का संतुलन बिगड़ जाने से बीमारी तथा कमजोरी आ घेरती है, जिससे योग साधना में बाधा पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने अपने दीर्घकालीन अनुसंधान और अनुभव द्वारा आसन क्रिया का आविष्कार किया। आसनों का सीधा प्रभाव हमारे मर्मस्थलों पर पड़ता है। प्रधान नसनाड़ियों और मांसपेशियों के अतिरिक्त सूक्ष्म कसे रेशुकाओं का भी आसनों द्वारा ऐसा आकुंचन प्रकुंचन होता है
कि उनमें जमे हुए विकार हट जाते हैं तथा फिर नित्य सफाई होती रहने से नए विकार जमा नहीं होते। मर्मस्थलों की शुद्धि, स्थिरता एवं परिपुष्टि के लिए आसनों को अपने ढंग का सर्वोत्तम उपचार कहा जा सकता है। अगले क्रम में सर्वांगपूर्ण आसन विधा की शिक्षा यहाँ नहीं दी जा सकती। यहाँ तो हमें गायत्री की योग साधना करने के इच्छुकों को ऐसे सुलभ आसन बताना पर्याप्त होगा जो साधारणतः उसके सभी मर्मस्थलों की सुरक्षा में सहायक हो। 8 आसन ऐसे हैं जो सभी मर्मस्थलों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। उनमें से जो 4 या अधिक अपने लिए सुविधाजनक हो उन्हें भोजन के पूर्व कर लेना चाहिए। इनकी उपयोगिता एवं सरलता अन्य आसनों से अधिक है। इन्हें उपासना के पश्चात ही करना चाहिए, जिससे रक्त की गति तीव्र हो जाने से उत्पन्न हुई चित्त की चंचलता ध्यान में बाधक ना हो। आसन के क्रम में पहला आसन सर्वांग आसन। आसन पर चित्त लेट जाइए और शरीर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। हाथों को जमीन से ऐसा मिला रखिए कि हथेलियां जमीन से चिपकी रहे। अब घुटने सीधे कड़े करके दोनों पैर मिलाए हुए ऊपर को उठाएं और पैरों को ले जाकर सिर के पीछे जमीन से लगाएं। पैर मुड़ने ना पाए बल्कि सीधे तने हुए रहें। हाथ चाहे जमीन पर रखिए, चाहे सहारे के लिए कमर में लगा लीजिए। ठोड़ी कंठ के सहारे से चिपकी रहेगी। यह प्रक्रिया हुई सर्वांग आसन की। दूसरे क्रम में बढ़ते हैं बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन की प्रक्रिया इस प्रकार है। पालथी मारकर आसन पर बैठ जाइए। फिर पीठ के पीछे से दाहिना हाथ ले जाकर दाहिने पैर का घुटना अंगूठा पकड़िए और बायां हाथ उसी तरह ले जाकर बाएं पैर का अंगूठा पकड़िए। पीठ को तान दीजिए और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमाइए। ठोड़ी को कंठ के मूल में गड़ाए रखिए। बहुतों के हाथ शुरू में ही पीठ पीछे घूमकर अंगूठा नहीं पकड़ सकते। इसका कारण उनकी इन नसों का शुद्ध और पूरे फैलाव में न होना है। इसलिए जब तक दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े न जा सके तब तक एक ही पैर का अंगूठा पकड़कर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। यह प्रक्रिया हुई बद्ध पद्मासन की। अगले प्रक्रिया करते हैं पाद हस्तासन। इसके लिए सीधे खड़े हो जाइए। फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाकर हाथ से पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़िए। पैर आपस में मिले और बिल्कुल सीधे रहें, घुटने मुड़ने न पाए। इसके बाद सिर दोनों हाथों के बीच से भीतर की ओर ले जाकर नाक सीधी घुटनों से मिलाइए। दाहिने हाथ से बाएं पैर और बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ करके भी यह किया जाता है। इस आसन को करते समय पेट को भीतर की ओर खूब जोर से खींचना चाहिए। यह हुई पाद हस्तासन की प्रक्रिया। अगले प्रक्रिया करते हैं उत्कट आसन। इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैर, घुटने, एड़ी और पंजे आपस में मिले रहने चाहिए। दोनों हाथ कमर पर रहें। पेट को कुछ भीतर की तरफ खींचिए और घुटनों को मोड़ते हुए शरीर सीधा रखते हुए उसे धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाइए। इस प्रकार बिल्कुल उस तरह हो जाइए जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। जब कमर झुककर घुटनों के सामने हो जाए तो उसी दशा में स्थिर हो जाना चाहिए। इसका अभ्यास हो जाने पर
एड़ियों को भी जमीन से उठा दीजिए और केवल पंजों के बल स्थिर होइए। उसका भी अभ्यास हो जाए तो घुटनों को खोलिए और उन्हें काफ़ी फैला दीजिए। ध्यान रहे घुटनों को इस प्रकार रखिए कि दोनों हाथों की उंगलियां घुटनों के बाहर जमीन को छूती रहे। यह प्रक्रिया हुई उत्कट आसन की। अब अगले प्रक्रिया में हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए सर्वप्रथम पैरों को लंबा फैला लीजिए। दोनों पैर मिले रहें, घुटने मुड़े ना हो, बिल्कुल सीधे रखें। टांगें जमीन से लगी रहें। इसके लिए टांगों को झुकाकर दोनों हाथों से पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़िए। ध्यान रहे कि पैर जमीन से जरा भी ना उठने पाए। पैरों के अंगूठे पकड़कर सिर दोनों घुटनों के बीच में करके यह प्रयत्न करना चाहिए कि सिर घुटनों पर या उनके भी आगे रखा जा सके। यदि बन सके तो हाथ की कोहनियों को जमीन से छुआना चाहिए। शुरू में पैर फैलाकर और घुटने सीधे रखकर कमर आगे झुकाकर अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए और धीरे धीरे पकड़ने लग जाने पर सिर घुटनों पर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया हुई पश्चिमोत्तानासन की। आइए अब छठी प्रक्रिया अर्थात सर्पासन भुजंगासन में देखते हैं। भुजंगासन के लिए सर्वप्रथम पेट के बल आसन पर लेट जाइए। फिर दोनों हाथों के पंजे जमीन पर टेक कर हाथ खड़े कर लीजिए। पंजे नाभि के पास रहे, शरीर पूरी तरह जमीन से चिपटा हो। मूल घुटने यहाँ तक कि पैर के पंजों की पीठ तक जमीन से पूरी तरह चिपकी हो। अब क्रमशः सिर, गर्दन, गला, छाती और पेट को धीरे धीरे जमीन से उठाते जाइए और जितना तान सकें तान दीजिए। दृष्टि सामने रहे, शरीर सांप के फन की तरह तना खड़ा रहे। नाभि के पास शरीर जमीन से उठा रहना चाहिए। यह प्रक्रिया हुई सर्पासन की। अगली 7वीं प्रक्रिया है धनुरासन की। धनुरासन के लिए सर्वप्रथम आसन पर लेट जाइए। फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर पीछे की ओर ले जाइए और हाथ भी पीछे ले जाकर दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे सिर और छाती को ऊपर उठाइए। साथ ही हाथों को भी ऊपर की ओर खींचते हुए पैरों को ऊपर की ओर तानिए। आगे पीछे शरीर इतना उठा दीजिए कि केवल पेट और पेड़ू जमीन से लगे रह जाए। शरीर का बाकी तमाम हिस्सा उठ जाए और शरीर खींचकर धनुष के आकार का हो जाए। पैर, सिर और छाती के तनाव में टेढ़ापन आ जाए। दृष्टि सामने रहे और सीना निकलता हुआ मालूम। यह प्रक्रिया हुई धनुरासन की। अब अंतिम प्रक्रिया है मयूर आसन की। मयूरासन के लिए सर्वप्रथम घुटनों के सहारे आसन पर बैठ जाइए और फिर दोनों हाथ जमीन पर साधारण अंतर से ऐसे रखिए कि पंजे पीछे भीतर की ओर रहे। अब दोनों पैरों को पीछे ले जाकर पंजों के बल होइए और हाथों की दोनों कोहनियाँ नाभि के दोनों तरफ लगाकर छाती और सिर को आगे दबाते हुए पैरों को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयत्न कीजिए। जब पैर जमीन से उठकर कोहनियों के समानांतर आ जाए तो सिर और छाती को भी सीधा कर दीजिए। सारा शरीर हाथों की कोहनियों पर सीधा आकर तुल जाना चाहिए। यह प्रक्रिया हुई मयूर आसन की। ये 8 आसन ऐसे हैं जो अधिक कष्टसाध्य ना होते हुए भी मर्मों
और संधियों पर प्रभाव डालने वाले हैं। शास्त्रों में इनकी विशेष प्रशंसा है। इन सब के द्वारा जो लाभ होते हैं उनका सम्मिलित लाभ सूर्य नमस्कार से होता है। यह एक ही आसन कई आसनों के मिश्रण से बना है। इसका परस्पर ऐसा क्रमवत तारतम्य है कि अलग अलग आसनों की अपेक्षा यह एक ही आसन अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। हम गायत्री साधकों को बहुधा सूर्य नमस्कार करने की ही सलाह देते हैं। हमारे अनुभव में सूर्य नमस्कार के लाभ अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं, किंतु जो कर सकते हों वे उपयुक्त 8 आसनों को भी करें, बड़े लाभदायक है। शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ